जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम मगध महाजनपद के बारे में जानेंगे, मगध साम्राज्य के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में हमने कुछ हर्यंक वंश के बारे में बताया था। आज हम उसी को पूर्ण डिटेल से और अच्छे से समझेंगे। आज हम आपको एक जगह हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश के बारे में बताएंगे। जो हमारा मगध साम्राज्य था वो सबसे बड़ा साम्राज्य था। मगध जो महाजनपद था सबसे बड़ा महाजनपद था। महाजनपद और साम्राज्य में कंफ्यूजन मत होइएगा, महाजनपद और साम्राज्य एक ही होता था। जो मगध है वो सबसे बड़ा क्या था? महाजनपद था, या हम कह सकते सबसे बड़ा क्या था? साम्राज्य था। तो जो मगध था, मगध का स्थापना कौन करता है? मगध का स्थापना करता है बिंबिसार ने। मगध का स्थापना कौन करता है? बिंबिसार। बिंबिसार जो है वो क्या करते हैं? मगध का स्थापना करते हैं। बिंबिसार ने अपनी राजधानी है वो राजगिरी ले जाते हैं। राजगिरी का कहने का अर्थ है राजा का घर। जहाँ राजा का घर होता है उसको क्या कहता है? राजगिरी। इसीलिए बिंबिसार इस राजधानी का नाम राजगिरी रखते हैं। और इसका कहाँ राजधानी बनाते हैं? सबसे पहले मगध का राजधानी कहाँ बनता है? राजगिरी। मगध की राजधानी सबसे पहले कहाँ है? राजगिरी। वो किसने बनाया? बिंबिसार ने। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि मगध का सबसे प्राचीन राजधानी कौन था? तो राजगिरी। मगध की राजधानी बहुत जगह जैसे जैसे शासक आया वैसे वैसे राजधानी को चेंज करता है, लेकिन सबसे प्राचीन और सबसे पुराना जो राजधानी है वो राजगिरी है। राजगिरी जो था वो पहाड़ और जंगलों से घिरा हुआ था। पहाड़ और जंगलों में किसी को हराना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, तो इसी कारण से उन्होंने क्या किया? राजगिरी को चुना। आज राजगिरी को हम वर्तमान में राजगीर कहते हैं, जहाँ गरम गरम पानी गिरता है और वहां जाकर सब नहाते वहाते हैं। और क्या करेंगे? देखिए, बिंबिसार ने अपना विवाह करके वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपना साम्राज्य का विस्तार किया। कोई लड़के ने विस्तार करता है, ये ब्याह करता था जहां वहां क्या करता था? पूरा ले लेता था। क्या ले लेता? साम्राज्य ले लेता था। तो इन्होंने 4 विवाह किया। महाकौशला 6 माह, आपका महाकौशला 6 माह, महाकौशला चेलन्ना और 6 माह, महाकौशला चेलन्ना और 6 माह, ये इनकी वाइफ थी। ये 3 इनकी पत्नी थी, महाकौशला, चेलन्ना और 6 माह। पिछले वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल से बताएं। जो चेलन्ना जो थी उनका पुत्र जो था वो अजातशत्रु था। जो बिंबिसार है वो 3 विवाह करते। बिंबिसार कितना विवाह करते? 3 विवाह करते हैं। एक का नाम रहता है महाकौशला, चेलन्ना और 6 माह। इन तीनों पत्नी में वो चेलन्ना को सबसे ज्यादा मानते थे। 3 गो शादी किए तो एक ज्यादा मानवे नहीं करेगा, तो 3 गो में से वो चेलन्ना को सबसे ज्यादा मानता था। और जो चेलन्ना किसकी माँ थी? तो अजातशत्रु। अजातशत्रु किसका बेटा था? तो चेलन्ना का बेटा था। अजातशत्रु चेलन्ना का बेटा था। जो बिंबिसार जो था वो क्या किया? वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपना राज्य को विस्तार किया, मगध को बड़ा बनाया। वो जहां भी जाता था वहां क्या करता था? दहेज में पूरा साम्राज्य ले लेता था। उसको दहेज मिल जाता था। जैसे महाकौशला से शादी किया तो उसको वाराणसी दहेज में मिल गया। उसका पिता बोलते हैं कि ले जाइए, इससे 1 लाख रुपया टैक्स आता। सोचिए उस समय में 1 लाख रुपया टैक्स आता था। तो क्या किया? वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपना क्या किया? साम्राज्य को विस्तार किया। फिर उसने क्या? वैशाली पे आक्रमण करता है। जो बिंबिसार होता है वो वैशाली पर आक्रमण करता है, लेकिन वो वैशाली को जीत नहीं पाता है। वैशाली को वो जीत नहीं पाता है। एक अवंती के राजा प्रोधेत थे। अवंती के राजा का तबियत खराब होता है। अवंती के राजा क्या मृत्यु के कगार पे रहते हैं। उनको सारा राजवैद्य बोल दिया था कि अब इनको कोई भी नहीं बचा सकता है। फिर जो हमारे बिंबिसार होते हैं वो कहते हैं कि अवंती के राजा को हम बचाएंगे। अवंती के राजा बोलता है कि हमको जो बचाएगा, मेरी जो मृत्यु से बाहर निकालेगा, हम मरने वाले हैं, मेरा जो हमको बचाव करेगा तो हम उसको अपना आधा साम्राज्य दे देंगे। तो बिंबिसार तो तेज था। वो की करता है? सोचता है कि हमको तो साम्राज्य विस्तार करने हैं, तो काहे नहीं हम इसको ठीक करके इसका आधा साम्राज्य ले लेते हैं। तो अपना राजवैद्य जीवक को भेजता है। राजवैद्य
जीवक को भेजता है कहाँ, अवंती के राजा प्रोद्योत के पास। और वो राजवैद्य जो जीवक थे वो क्या करते हैं, उनको ठीक करते हैं, ठीक कर देते हैं। तो जो अवंती के राजा थे आधा अवंती उनको दे देते। किनको दे देते हैं, तो बिंबिसार को दे देते हैं। इस प्रकार उन्होंने क्या किया, अपना साम्राज्य का विस्तार किया। अपना क्या किया, साम्राज्य का विस्तार किया। उसके बाद जो थे ने बिंबिसार तो शादी ब्याह कर रहे थे, साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे और बूढ़ा भी हो गए थे। तो वो जो इसका बेटा अजातशत्रु था ये भी शासन करने का योग्य हो गया था। ये भी क्या हुआ था, शासन करने के योग्य हो गया था। तो ये क्या करता है, अपना ही बाप को कह सकते हैं बिंबिसार को क्या करता है, मार देता है। भाला से क्या करता है, मार देता है। मार कर ये की करता है, अपने खुद मगध की गद्दी पे बैठ जाता है। इसीलिए हम हर्यंक वंश को ये पितृहंता कहते हैं, या इसको पितृहंता कहते हैं। किसको, तो पिता कर मार कर इसमें बहुत लोग गद्दी पे बैठा। गद्दी राजनीति बहुत ही खराब चीज है। एक गद्दी और शासन सियासत बहुत ही खराब चीज होता है, क्योंकि इसमें हर लोग इन्वॉल्व होना चाहता है और जो एक बार इन्वॉल्व हो जाता है वो उससे हटना नहीं चाहता है। अगर कोई भी इंसान राजनीति में जाता है तो वो ना तो अपना पिता को देखता है ना वो बेटा को देखता है। देखिए नहीं ना देखा कि किया, अजातशत्रु बिंबिसार को मार दिया, बिंबिसार को मार कर अपना गद्दी पर बैठ गया। सोचिए बाप को ही मार देता है, किसके लिए, गद्दी के लिए। तो अब इस हर्यंक वंश का अगला कह सकते हैं उत्तराधिकारी अगला कौन बनता, अजातशत्रु। पहले क्या कौन बना बिंबिसार। ध्यान रखिएगा, हर्यंक वंश का संस्थापक बिंबिसार है। मगध का स्थापना किसने किया, बिंबिसार किया। उसके बाद आता है अजातशत्रु। कौन आता है, अजातशत्रु। अजातशत्रु जो है, देखिए बिंबिसार ने अपना राजधानी कहाँ बनाया, राजगिरी बनाया। और जो अजातशत्रु था वो क्या करता है, अपना राजधानी वैशाली लेके चल जाता है। अजातशत्रु की करता है, अपना राजधानी वैशाली ले जाता है। ये बना दिया राजगिरी, फिर ले आया वैशाली। और आद कीजिए, हमने पढ़ाया था बौद्ध धर्म में, इसीलिए हम बौद्ध धर्म को पहले पढ़ा दिए। देखिए प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था, तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। इसके मतलब अजातशत्रु और बिंबिसार दोनों बौद्ध धर्म का समकालीन था। समकालीन कहने का अर्थ क्या हुआ कि उसके समय के थे। उस समय बिंबिसार और अजातशत्रु मौजूद थे जिस समय क्या था, बौद्ध धर्म का उदय था। तो हम इस तरह से देखें कि बौद्ध धर्म का प्रथम संगीति अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ। देखो अजातशत्रु जो था ने, वैशाली को वो जीतना चाहा। अजातशत्रु वैशाली को जीतता है। वैशाली को जीतने के लिए, जैसे कि बिंबिसार तो वैशाली को नहीं जीत पाया, तो वो अपना सेना उना को भेजता है कि अरे जाओ देखो तो ये आखिर वैशाली को काहे नहीं जीत पाया। मेरा जो पिताजी थे जिसको हम मारे हैं अभी अभी, वो काहे ने वैशाली को जीत पाए, किस कारण से। सही बात किया, किसी पे युद्ध करने से पहले या उस किसी के बारे में जानने से पहले आप उसके बारे में जानिए। तो इस तरह वैशाली पे आक्रमण करता है और वैशाली को जीत लेता है। अजातशत्रु क्या करता है, वैशाली को जीतता है। बिंबिसार वैशाली को नहीं जीत पाया था। ध्यान में रखिएगा, जो बिंबिसार होते हैं वैशाली को नहीं जीत पाते हैं, अजातशत्रु वैशाली को जीतता है। वो जीतने के लिए कौन सा हथियार का प्रयोग करता है, तो अजातशत्रु वैशाली को जीतने के लिए महाशिलाकंटक और रथ मुसल का उपयोग करता है। अजातशत्रु वैशाली को जीतने के लिए कौन से हथियारों का प्रयोग करता है, तो महाशिलाकंटक और रथ मुसल। महाशिलाकंटक और रथ मुसल। क्वेश्चन आता है कि अजातशत्रु ने कौन से हथियारों का प्रयोग किया था प्रथम बार। ये आप महाशिलाकंटक और रथ मुसल, आप बाहुबली फिल्म देखिएगा ने, उसमें आपको ये दिखेगा कि कैसे आक्रमण करता है किला पर। तो महाकंटक और रथ मुसल क्या था, अजातशत्रु ने हथियारों को प्रयोग करके वैशाली को जीत लिया। देखिए उदयन, अब उसके बाद आता है उदयन किसका बेटा था, अजातशत्रु का। बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु का बेटा उदयन है, वो अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा बनाता है। उदयन जो ये इसकी राजधानी नहीं रहती, ये वैशाली को जीतता है।
उदयन जो था वो क्या करता है, राजधानी पाटलिपुत्रा बनाता है। राजधानी क्या बनाता है, पाटलिपुत्र बनाता है। उदयन जो था वो पाटलिपुत्रा का स्थापना करता है। क्वेश्चन आता है कि पाटलिपुत्रा का स्थापना किसने किया, तो उदयन ने। पाटलिपुत्रा का स्थापना किसने किया, तो उदयन ने। उदयन किसका बेटा था, तो अजात शत्रु का बेटा था। उदयन के बाद आता है नागदशक। उदयन के बाद कौन आता है, नागदशक। ये नागदशक ने योग्य शासक नहीं था, ये योग्य नहीं था, ये अयोग्य शासक था। इसका जो हर्यंक वंश का अंतिम शासक नागदशक होता है, और ये क्या होता है, अयोग्य होता है, ये योग्य नहीं होता है। कोई भी राजा, जब राजा योग्य होना चाहिए, राजा को क्या होना चाहिए, योग्य, तभी वो सत्ता पे कायम रह सकता है और अपना साम्राज्य का विस्तार कर सकता है। जैसे कि हमने देखा कि जो बिंबिसार था वो कैसे दिमाग लगाकर अपना सत्ता का विस्तार कर रहा था, और ये जो नागदशक था वो योग्य था, युद्ध भी नहीं लड़ना चाहता था, युद्ध से वो डरता था। तो जब राजा ही युद्ध नहीं लड़ना चाहेगा तो उसका सेनापति और सैनिक क्या लड़ेगा, उसको क्या प्रेरणा मिलेगी। तो ये जो नागदशक था वो क्या था, तो अयोग्य शासक था, और इसका हर्यंक वंश का अंतिम शासक था। देखिए नागदशक का जो सेनापति था ना, वो शिशुनाग था। ये शिशुनाग बहुत ही तेज था। जो नागदशक का सेनापति शिशुनाग था। नागदशक का सेनापति कौन था, शिशुनाग था। ये बहुत तेज था। शिशुनाग ने की किया, इसको मार दिया। नागदशक को मार देता है कौन, शिशुनाग। शिशुनाग ने नागदशक की हत्या कर देता है। शिशुनाग कौन रहता है, तो शिशुनाग रहता है नागदशक। शिशुनाग का हत्या कौन करता है, नागदशक का हत्या शिशुनाग कर देता है। अब देखिए, अब यहीं पे ये तो नागदशक था। नागदशक हर्यंक वंश का अंतिम शासक हुआ। यहीं पे आपका हर्यंक वंश खत्म हो जाता है। हर्यंक वंश खत्म हो गया ना, पहले हर्यंक वंश का संस्थापक बिंबिसार आता है, फिर इसका बेटा अजातशत्रु आता है, अजातशत्रु का बेटा उदयन आता है, उदयन का बेटा नागदशक आता है। नागदशक की हत्या उसका सेनापति शिशुनाग कर देता है, और वो शिशुनाग वंश का स्थापना करता है। शिशुनाग किस वंश का स्थापना करता है, तो शिशुनाग वंश का स्थापना करता है। देखिए शिशुनाग और शिशुनाग वंश से स्थापना कर देता है। इसमें तो हर्यंक वंश था तो जरी कंफ्यूजनो था, और इसमें की है वंश भी वही है और संस्थापक भी का नाम वही है। तो मतलब शिशुनाग ने इसका हत्या करके शिशुनाग वंश का स्थापना किया। शिशुनाग वंश का स्थापना करता है। शिशुनाग वंश का स्थापना किसने किया, शिशुनाग ने अवंती पे आक्रमण किया और वत्स राजधानी वैशाली को अपने राज्य में, अपना मगध में मिला लेता है। देखिए ये जो शिशुनाग था, शिशुनाग ने अवंती पे आक्रमण किया और वत्स राजधानी वैशाली को क्या करता है, मिला लेता है। यहाँ जो शिशुनाग जो था पूरी तरह से वैशाली और वत्स को अपने अंडर कर लेता है। जो शिशुनाग रहता है वो क्या करता है, अवंती पे आक्रमण किया और वत्स राजधानी वैशाली बनाता है। जो शिशुनाग होते हैं वो क्या करते हैं, अवंती पे आक्रमण करते हैं। अवंती पे याद कीजिए हम पढ़ाए थे आपको ये बिंबिसार में, कि जो बिंबिसार जो था वो की करता है, ये अवंती के राजा प्रोद्योत को ठीक करके उसका आधा साम्राज्य लिया था ने, आधा पूरा तो नहीं लिया था। बिंबिसार आधा साम्राज्य मगध में मिलाया था, वहीं दिमाग लगा देता शिशुनाग की करता है, अवंती पे आक्रमण करके और पूरा साम्राज्य को अपने अंडर कर लेता है। की करता है, पूरा साम्राज्य को अपने अंडर कर लेता है। कौन, तो शिशुनाग। देखिए फिर से बताते हैं, बिंबिसार जो था की करता है, तो बिंबिसार आजीवक को भेजकर अवंती के राजा को ठीक करता है, जिसके कारण अवंती के राजा उनको आधा साम्राज्य दे देते हैं। लेकिन याद कीजिए अभी आधा बच्चल है। तो जब शिशुनाग आता है ने, शिशुनाग की करता है, अवंती पे आक्रमण कर देता है और उसको की करता है, अपने में मिला लेता है और वत्स को भी मिला लेता है। अवंती और वत्स को अब अपने में मिला लेता है। कौन मिलाता है, तो शिशुनाग। और वो फिर से की करता है, अपनी राजधानी वैशाली ले जाता है। ये जो थे अजातशत्रु वैशाली नहीं ले जाते हैं, अजातशत्रु वैशाली नहीं ले जाते हैं। ये जो था शिशुनाग जो था वो अपनी राजधानी कहाँ ले जाता है, वैशाली ले जाता है। अपनी राजधानी कहाँ ले जाता है, वैशाली ले जाता है। कौन, शिशुनाग। देखिए यहाँ की कर राजधानी चेंज हो ये रहा है।
हरियंक वंश का संस्थापक बिंबिसार की करता है, राजगिरी लेके चल जाता है। फिर उदयन आता है, वो की करता है राजधानी पाटलिपुत्रा बना देता है। फिर शिशुनाग आता है, वो की करता है राजधानी वैशाली बना देता है। तो जिस तरह से कपड़ा नहीं चेंज करते हैं उस तरह से इन लोग की कर रहा था, राजधानी चेंज कर रहा था। तो शिशुनाग अपना राजधानी कहाँ बनाता है? वैशाली। शिशुनाग किसको अपने में मिला लेता है? पूरा वैशाली को और अवंती, पूरा अवंती को और वैशाली, अवंती और वत्स को, अवंती और वत्स को शिशुनाग अपने में मिला लेता है, अवंती और वत्स को। और राजधानी कहाँ बनाता है? आपका वैशाली। कौन? शिशुनाग। अब देखिए इसका जो बेटा होता है वो आता है कालाशोक। इसका जो बेटा का नाम होता है कालाशोक। किसका बेटा का नाम? शिशुनाग के बेटा का नाम। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन होता है? कालाशोक। इसके समय में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। आज की जो हम पढ़ाए थे बौद्ध धर्म में, इसीलिए हम पढ़ा दिए थे। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ होता है? काला अशोक के समय में। द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के समय में हुई थी। फिर ये की करता है? वैशाली से अपना राजधानी पटना लेके चलाता है। सोचिए कितना राजधानी सब चेंज कर रहा है। वैशाली से अपना राजधानी कहाँ लेके चलाता है? फिर से पटने लेके आ जाता है। पटना लेके आ जाता है वैशाली से पटना। कौन? कालाशोक। कालाशोक क्या करता है? वैशाली से राजधानी पटना ले आता है, क्योंकि शिशुनाग ने क्या किया था? राजधानी वैशाली किया था। और जब कालाशोक आता है वो की करता है? वैशाली से फिर पाटलिपुत्रा राजधानी ले आता है। देखिए ये कालाशोक, कालाशोक का मतलब क्या होता है? दुख। उसको कोई तरह का दुख ही नहीं है। कालाशोक कोई तरह का शोक ही नहीं है, कोई तरह का दुख ही नहीं है। तो कालाशोक के समय कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? दूसरी। राजधानी कहाँ बनाया? पाटलिपुत्रा। इसका जो बेटा था नंदीवर्धन था। कालाशोक का बेटा कौन था? नंदीवर्धन। कालाशोक का बेटा नंदीवर्धन। ये भी था नहीं, ये भी औसन शासक नहीं था, ये भी कोई खास शासक नहीं था। जितना भी लास्ट वाला शासक था ने, सब निकम्मे था, सब अयोग्य था। सब क्या था? अयोग्य था। कोई भी शासक ऐसा नहीं था जो योग्य था, सब अयोग्य था। इसीलिए अंत हो जाता था। तो नागदशक अयोग्य था, इसके वजह से हरियंक वंश का नाश हो गया। और देखिए नंदीवर्धन भी योग्य नहीं था। इसका जो मंत्री था महापद्म नंद, इसका जो मंत्री था महापद्म नंद, ये की किया था? अपना सेना के भी अंडर में रख ले था और खुद मंत्री भी था। इसके पास सेना की भी टुकड़ी थी और ये मंत्री भी था। तो इसके अंदर क्या शासन तो अच्छा था, जब चाहे जब तख्ता पलट कर दे। इसीलिए मंत्री को कभी सैन्य शक्ति नहीं देना चाहिए। कभी भी आपका तख्ता पलट करके वो अपना साम्राज्य स्थापित कर सकता है। तो देखिए नंदीवर्धन, कालाशोक के बाद कौन आता है? नंदीवर्धन। नंदीवर्धन का जो सेनापति था महापद्म नंद था। महापद्म नंद। नंदीवर्धन का सेनापति कौन था? महापद्म नंद। एक सेनापति की करता है? इसको मार देता है। इस सेनापति की करता है? इसको मार देता है। देखिए ध्यान से, जो अयोग्य रहा है उसी का सेनापति उसको मारा है। यहाँ देखिए नागदशक था ने, इसका सेनापति मारा है। नागदशक को शिशुनाग मार दिया। अब देखिए नंदीवर्धन भी उसने था, इसको महापद्म नंद मार देता है। तो इसका मतलब क्या? राजा को सुयोग्य होना चाहिए, राजा को योग्य होना चाहिए, तभी उसका शासन चल पाता है। तो महापद्म नंद नंदीवर्धन को मार देता है और महापद्म नंद नंद वंश का स्थापना करता है। महापद्म नंद कौन सा वंश का स्थापना करता है? नंद वंश का। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद होता है, महापद्म नंद। तो देखिए अब हम नंद वंश की ओर बढ़ते हैं। हमने क्या देखा? हरियंक वंश को पूरा देखा, शिशुनाग वंश को देखा। अब हम नंद वंश की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए नंद वंश का जो संस्थापक थे महापद्म नंद थे। नंद वंश के संस्थापक कौन थे? महापद्म नंद थे। ये जाति से नाई थे। जाति से क्या था? नाई। महापद्म नंद जाति से क्या थे? नाई थे, नाई। और ये राजपूत को, जो महापद्म नंद थे वो राजपूत को देखना नहीं चाहता था। महापद्म नंद राजपूत को देखना नहीं चाहते थे। इसको राजपूत को देखना नहीं चाहता था, इसीलिए इसे राजपूत को शत्रु भी कहा गया है। किसको? तो महापद्म नंद को कहा गया है। राजपूत पे ये अत्याचार करता था। क्या करता था? राजपूत पे ये अत्याचार करता था। कौन? तो महापद्म नंद। जाति से ये नाई था। तो देखिए राजपूत पे अत्याचार करता था, इसीलिए इसको सर्व छत्रात्मक का इसको क्या मिला? उपाधि। सर्व
सर्व छत्रात्मक मतलब क्षत्रियों का नाश करने वाला, इसको सर्व छत्रात्मक का उपाधि मिलता है। किसको? महापद्म नंद को। अब देखिए इसको तो उपाधि मिल गया, किसको नाश करने वाला? तो राजपूतों का नाश करने वाला, क्षत्रियों का नाश करने वाला, सर्व छत्रात्मक इसका उपाधि धारण करता है। इसका जो द्वितीय रहता है नहीं, द्वितीय परशुराम कहा जाता है। किसको? महापद्म नंद को। महापद्म नंद को द्वितीय परशुराम कहा जाता है। द्वितीय परशुराम किसे कहा जाता है? महापद्म नंद को। परशुराम जो जीते ने वो क्या ये राजपूतों को नहीं देखना चाहते थे, मतलब राजपूतों पे वो उनको उतना राजपूत अच्छा नहीं लगता था, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इसको एक और उपाधि मिला है द्वितीय परशुराम का, और इसको सर्व छत्रात्मक का उपाधि तो मिलवे किया, सर्व छत्रात्मक का उपाधि मिलवे किया। दूसरा इसको परशुराम का भी उपाधि मिला है। इसी समय ये कलिंग पर आक्रमण करता है। जो महापद्म नंद होते हैं वो क्या करते हैं? पहली बार कलिंग पे आक्रमण करते हैं और कलिंग का थोड़ा हिस्सा जीत लेते हैं। क्वेश्चन आएगा कि कलिंग पे आक्रमण सबसे पहले किसने किया? तो कलिंग पे आक्रमण सबसे पहले महापद्म नंद ने किया था। महापद्म नंद ने सबसे पहले कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग का थोड़ा हिस्सा जीत लिया। कलिंग का पूरा हिस्सा नहीं जीत पाते हैं, लेकिन हाँ कलिंग का थोड़ा हिस्सा कौन जीत लेते हैं? कौन? महापद्म नंद। इसे एक राठ का उपाधि धारण होता है। महापद्म नंद को एक राठ की उपाधि मिलती है। महापद्म नंद को क्या किसकी उपाधि मिलती है? एक राठ की, क्योंकि इन्होंने कलिंग को जीता था। तो कलिंग को जीतने पर महापद्म नंद को किसकी उपाधि मिलती है? एक राठ की उपाधि मिलती है। देखिए हमने देखा हरियंक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। हरियंक वंश का संस्थापक कौन है? बिंबिसार। बिंबिसार ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? राजगिरी। अजातशत्रु, उदयन, नागदशक किसका था? इतना इसका हरियंक वंश का कौन था? तो राजा था। द्वितीय क्या है? शिशुनाग। द्वितीय संस्थापक शिशुनाग। हरियंक ये मगध साम्राज्य पर द्वितीय कौन वंश राज करता है? तो शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का बेटा कालाशोक। उसके बाद आता है नंदीवर्धन। फिर आपका नंदीवर्धन को महापद्म नंद मार देता है और क्या करता है? नंद वंश का स्थापना करता है। महापद्म नंद के बाद आता है धनानंद। महापद्म नंद के बाद कौन आता है? धनानंद। धनानंद जो था ना, उसको हम कह सकते हैं कि वो था लेकिन योग्य नहीं था। वो हमेशा अपना शौक में पूरा डूबा हुआ रहता था। शराब पीना, नृत्य देखना, यही सब उसका कार्य होता था। महापद्म नंद के बाद आता है आपका, महापद्म नंद को मार देता है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य महापद्म नंद को धनानंद को जो चंद्रगुप्त मौर्य होते हैं धनानंद को मारकर मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। जो आपके धनानंद को मारकर मौर्य वंश का स्थापना करते कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। कल हम आपको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में डिटेल से बताएंगे। आज जय हिंद। अगले वीडियो में आप किसके बारे में देखिएगा? तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी।